माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने ये बिल पास किया है। इसके अलावा गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल बिल लागू है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है तो उत्तराखंड पहला राज्य कैसे हुआ? इसका जवाब है कि गोवा एक समय में पुर्तगाल की कॉलोनी था। 1961 में भारत ने इसको अपने अंदर शामिल किया। पुर्तगालियों ने यहाँ पर 1867 में पुर्तगाल सिविल कोड लागू किया था। 1961 में भारत में विलय के बाद इस कानून को जारी रखा गया, तो ये कानून गोवा को विरासत में मिला था। इसीलिए उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने इस बिल को पारित कराया। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के निजी मामले जैसे शादी, तलाक, विरासत, बच्चे गोद लेना, इन सब के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करना। तो सवाल उठता है कि क्या अभी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं है? तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए समान है, जैसे कि चोरी, मर्डर, फ्रॉड करना, इन सब मामलों में क्रिमिनल लॉ लागू होता है जो कि सबके लिए समान है। लेकिन सिविल मामलों में सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1954 एंड कोडिफाइड मुस्लिम लॉज। अब हम जानते हैं कि यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने के लिए, ऐसे अधिकार जो कि उसके धर्म पर निर्भर ना हो, जैसे कि तलाक के पश्चात महिलाओं का भरण पोषण का अधिकार, जिसमें पति को एक निर्धारित राशि हर महीने अपनी पत्नी को देनी होती है, जो कि कोर्ट तय करता है। कुछ पर्सनल लॉ में ये राशि नहीं दी जाती, तो ये उन धर्मों की महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस्लामिक लॉ में एक आदमी 4 शादियां कर सकता है। उसकी पहली पत्नी के पास कोई लीगल राइट नहीं होता कि वो इस संबंध में कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सके। यूसीसी के होने से हर उस महिला को एक लीगल राइट मिलेगा जो अपने पति का दूसरा या तीसरा विवाह नहीं होना देना चाहती। इससे उसके अधिकार बाकी धर्मों की महिलाओं के समान हो जाएंगे। यूसीसी रिलीजियस डिवाइड को भी खत्म करेगा और ये भारत के कानूनों को ज्यादा सेक्युलर बनाएगा। भारत के संविधान निर्माता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे। इसलिए उन्होंने संविधान के आर्टिकल 44 में ये साफ निर्देश दिया है कि भविष्य की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेंगी। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के यूसीसी में क्या खास है। सबसे पहले तो सभी शादियों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सभी तरीके के धार्मिक या लोकल पंचायत लेवल के तलाक, इन सब पर बैन लगा दिया गया है, जैसे कि तलाक सुन्नत, पंचायती तलाक, खुल्ला, जीहर अब सिर्फ कोर्ट द्वारा जारी तलाक ही मान्य होंगे, क्योंकि ज्यादातर मामलों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती। अब सभी धर्मों की महिलाओं के पास तलाक के पश्चात भरण पोषण की राशि मांगने का अधिकार होगा। मैरिज रजिस्टर सभी के लिए खुला होगा, यानी कोई भी व्यक्ति इसका निरीक्षण कर सकता है और यह देख सकता है कि उसका होने वाला पार्टनर कहीं पहले से शादीशुदा तो नहीं है। इसका उद्देश्य शादियों में बढ़ते फ्रॉड को रोकना है, जहां लोग पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। अब लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना भी अनिवार्य है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है ताकि इन संबंधों को एक लीगल वैलिडेशन मिल सके, तथा लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते हुए क्राइम जैसे रेप, उत्पीड़न तथा धोखाधड़ी की स्थिति से भी बचा जा सके। अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रहते हुए महिला के साथ धोखा करता है या उसको छोड़ देता है तो वो एक पत्नी की तरह भरण पोषण की मांग कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे जो अभी तक नाजायज माने जाते थे को भी इनहेरिटेंस के वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक नॉर्मल शादी से पैदा हुए बच्चे को मिलते हैं। अब पॉलीगैमी या बायोगैमी यानी एक समय में एक से ज्यादा शादी, ये सब बैन कर दी गई है। आदमी की शादी की एज 21 तथा महिला की शादी की एज 18 निर्धारित कर दी गई है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक लड़की की शादी की उम्र 15 निर्धारित थी। सभी धर्मों में लड़का और लड़की दोनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। अभी तक लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, यानी अगर बेटी चाहे तो अपने पूर्वजों की संपत्ति में आधा हिस्सा मांग सकती। तो क्या ये कानून सभी पर एक समान लागू होगा? जनजातीय समुदाय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर बाकी सब पर एक समान लागू होगा। अच्छा, तो क्या हम इन नियमों को निजी मामलों में अनावश्यक दखल बोल सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 44 साफ शब्दों में इसको लागू करने की प्रेरणा देता है तथा सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में इसे लागू करने की जरूरत को बचा चुका है। जैसे कि 1985 का एक केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। शाहबानो के पति ने दूसरी शादी करी, उसके बाद उसने शाहबानो को तलाक दे दिया। तलाक के बाद उसने शाहबानो को भरण पोषण की राशि देने से मना कर दिया। शाहबानो जो कि पहले से ही 5 बच्चों की मां थी, वो कोर्ट गई और कोर्ट ने उसके पति को यह आदेश दिया कि आप हर महीने उनको 180 रुपए देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। लेकिन इस फैसले को राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लागू कर दी, जिसमें सिर्फ 90 दिनों तक ही पति को पैसे देने की जरूरत थी। सरकार के इस फैसले को महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण करार दिया गया। अगला है शायरा बानो केस 2017, जिसमें कोर्ट ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताकर खारिज कर दिया तथा सरकार से कई और जजमेंट के माध्यम से ये अपील करी
कि यूनिवर्सल सिविल कोड लाने का प्रयास किया जाए ताकि सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1985 में जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू किया गया था और समाज में जड़ें जमा चुकी कई कुरीतियों को बंद करने का काम किया गया था, जैसे कि पॉलीगैमी, तब भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे और बोला था कि ये एक्ट धार्मिक मामलों में बेवजह दखल है। मगर अगर आज देखें तो सभी उस एक्ट को फॉलो करते हैं, किसी को नहीं लगता कि वो भेदभावपूर्ण है। इसीलिए समाज को आगे बढ़ने के लिए और कुरीतियां खत्म करने के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइए।